आप सभी को डब्ल्यू के में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कुछ दिनों से बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आज हम लोग 39वीं का बीपीएससी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे प्री का। तो आज हम लोग साइंस, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कॉमेंट करिए, ठीक है। अब ज़्यादा देर नहीं करते, अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग आखिर में है क्या? तो मंत्रालय है या शासकीय विभाग या परामर्शदायी है संस्था है या स्वायत्त शासित निगम है? आखिर में था है क्या? इसको 1 जनवरी 2015 को इसके जगह पर नीति आयोग आ गया है, अब ये है नहीं। ठीक है, तो ये क्या था? एक परामर्शदायी था। परामर्शदायी का मतलब होता है किसी परामर्श से लाया जाना, संविधान में नहीं होना, संविधान उत्तर होना। जो एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक तो होता है स्टैच्यूटरी, एक होता है संविधान से अलग होना, मतलब संविधान एतर होना। एक संवैधानिक एक सांविधिक, एक होता है संविधान एतर। तो एक क्या था? परामर्शदायी अथी था, विभाग था। इसको 15 मार्च 1950 ईस्वी को बनाया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होते थे। जैसे कि अब 1 जनवरी से इसको रिप्लेस करके क्या आ गया? 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसको रिप्लेस करके आ गया यहाँ पर नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग आ गया। नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपका प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, 100% उनको मिलता है। जैसे ही कोई प्रधानमंत्री बनेंगे उन्हीं को नीति आयोग का अध्यक्ष सौंपा जाएगा, और उसके सिवा कोई नहीं। चलिए अगला, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था कैसा है? जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि समाजवादी है, कि मिश्रित है, या पूंजीवादी है, या गांधीवादी है। भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ का अर्थव्यवस्था मिश्रित है। मिश्रित का मतलब है, मान लेते हैं कि 3 तरह का अर्थव्यवस्था अभी ज़्यादा तक होता है पूरा विश्व में। एक तो है पब्लिक और प्राइवेट मिलकर काम किया, इसको हम लोग कहते हैं मिक्स इकोनॉमी, मिला हुआ इकोनॉमी। ठीक, इसको जैसे कि इंडिया में है, पब्लिक भी काम करता है, गवर्नमेंट भी काम करता है, और कुछ प्राइवेट भी काम करता है। ठीक, एक होता है फुल्ली प्राइवेट, एक होता है फुल्ली पब्लिक। पब्लिक वाला जैसे कि आप रशिया को देख सकते हैं, और प्राइवेट वाला जैसा कि आप अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं यूएसए का, कैपिटलिस्ट, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था वहाँ पर चलता है। यहाँ पर चलता है जैसे कि पब्लिक, मतलब कि वहाँ पर मेनली सारा देखता है गवर्नमेंट ही। तो ये क्या हुआ आपका? मिश्रित इकोनॉमी। चाइना भी एक मिश्रित इकोनॉमी में आता है। चलिए अगला, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा बुरी तरह से खराब हुआ था? जब बंगाल मतलब इंडिया का विभाजन हुआ था पाकिस्तान में, तो जैसे कि पूर्वी भाग में बांग्लादेश जो अभी है जो चला गया था, और पश्चिमी भाग में जो अभी पाकिस्तान है तत्कालीन वो चला गया था। तो सबसे ज्यादा प्रभावित क्या हुआ था? इसमें है रुई, शक्कर है, इंजीनियरिंग या सीमेंट है, रुई उद्योग या जूट उद्योग है, या कागज एवं लौह है। आखिर में हुआ था क्या? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा जूट अभी भी होता है वो बंगाल में होता है, और बिहार के कुछ क्षेत्रों में होता है ज्यादातर। तो सबसे ज्यादा इस अनुसार से भी लगा है, तो एक तो जूट हुआ था सबसे ज्यादा, और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात में रुई ज्यादा होता है, तो उधर ही क्षेत्र चला गया था, तो ये दोनों ज्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक, जूट और रुई। भारत में उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य करते हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शन है कि जूट में, लोह इस्पात में, या कपड़ा में, या शक्कर में। तो सबसे ज्यादा होते हैं कपड़ा में। जैसे कपड़ा, रुई मतलब कि आपका एग्रीकल्चर के बाद जो है सबसे ज्यादा आपका जॉब प्रोवाइड कराने वाला क्या है? तो वो कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग में करीब करीब 100 मिलियन लोग काम करते हैं, 10 करोड़ आदमी। ठीक है, ये आपका जीडीपी का करीब करीब 2.4% है, मतलब देता है हर साल आपका आमदनी। और ये मतलब कुल निर्यात का भी 20% निर्यात करता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? इसमें इस ऑप्शन में से बताना, निम्नलिखित में से। कर दिया नहीं था क्वेश्चन में, तो चलिए इसमें से बताइए। उद्योग है, कृषि है, जंगल, या विदेशी व्यापार है? तो हम लोग जानते हैं कि अपना जो है मेनली 3 पर फोकस करता है। एक सर्विस सेक्टर है आपका, एक उद्योग वाला है जो इंडस्ट्री वाला हो गया, और एक तीसरा है जो आपका एग्रीकल्चर हो गया, जिसको कहते हैं कृषि विभाग। तो सर्विस सेक्टर जैसे कि अभी जो है मतलब 61% के करीब करीब ये चल रहा है। 61% से भी ज़्यादा इससे अर्निंग होता है सर्विस सेक्टर से। सर्विस सेक्टर होता क्या है? जैसे आप इंजीनियर हैं, या डॉक्टर हैं, या सिविल सर्वेंट है, कुछ भी हैं आप, जैसे कि किसी को आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप जैसे मान लीजिए इंजीनियर है, आप जाके सॉफ्टवेयर डेवलप किए, आप उसको बेचिएगा, तो या किसी का काम किए तो आप उसको सर्विस दिए, आप उसके बदले में रकम लिए। तो सबसे ज़्यादा क्या है? अपना सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा आ गया। कोई डॉक्टर है, कोई मरीज के देखा तो वो एक सर्विस दिया। आप टीचर हैं तो उसको पढ़ाएं तो आप एक सर्विस दिए। ये सर्विस विभाग में आता है। इंडस्ट्री में आप जान रहे हैं जैसे कि कोई भी है, टाटा बिरला, ये सब देख लीजिए, तो ये
इंडस्ट्री के में आ गया। एग्रीकल्चर आप समझ ही रहे हैं, फार्मर वाला। इसमें फिशरीज भी आते हैं एग्रीकल्चर में, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप गाय पालन कोई किया है तो वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आता है। ठीक, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, उद्योग। इस ये करीब करीब 23% है अभी का, तत्कालीन का है करीब करीब 15%। याद रखिएगा, एक 61%, एक 23%, एक 15%। ऊपर नीचे थोड़ा पॉइंट में होगा, उतना याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला क्या है, डायनमो आखिर में है क्या। वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक को वैद्युत में, वैद्युत को यांत्रिक में, या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायनमो जो होता है गाड़ी में लगा होता है, एक मैकेनिकल होता है, पार्ट होता है। अब वो करता क्या है, उसका कार्य देखिए। जब भी कोई किसी चीज को जब देखना हो तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे ऑब्जर्व करिए कि वो करता आखिर में क्या है। जब कोई जैसा कि मतलब ऊर्जा परिवर्तन करने वाला चीज देखें तो वो करता क्या है कि वो मैकेनिकल पार्ट होता है, वो क्या करता है कि विद्युत देता है ताकि बैटरी आपका चार्ज होवे और वो आपका गाड़ी स्टार्टिंग में फिर प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, तो यांत्रिक को ही मैकेनिकल बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, और इसको वैद्युत को इलेक्ट्रिकल। तो ये क्या करता है कि वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, मतलब सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक, कभी कभी स्पीड में बोलने में वैसा हो जाता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल एनर्जी को बदलता है क्या चीज में, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। याद रखिएगा, डायनमो का काम होता है। आकाश नीला क्यों लगता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंगों का अधिक है, ऐसा है। सूर्य का जो प्रकाश है क्या नीला रंग उसमें ज्यादा है, या लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा ज्यादा परिकीर्णन होता है। तीसरा, नीला रंग नेत्र को अधिक दिखता है, मतलब सुगाहरी होता है, ऐसा होता है। वायुमंडल दीर्घ तरंगों की लघु तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा अधिक अवशोषित करता है। वायुमंडल जो है ऐसा होता है क्या कि सभी तरंगों के जो दीर्घ तरंग है उसको ज्यादा ऑब्जर्व करता है, ऐसा भी है लघु तरंग को। तो इसमें देखना क्या है कि इसका मतलब सही आंसर क्या है। तो क्या होता है कि आपका जो जिसका लघु मतलब होता है तरंग, वो परिकीर्णन आखिर में ज्यादा होता है। लास्टली क्या होता है कि जो लघु तरंग होता है उसका परिकीर्णन ज्यादा होता है। परिकीर्णन ज्यादा होने से क्या होता है कि वो फैलता ज्यादा है। परिकीर्णन का मतलब फैलाव ज्यादा होता है। किसी छोटा छोटा कण पर आप प्रकाश डालिएगा तो वो ज्यादा फैल जाता है। तो लघु तरंग होने के कारण ये फैलता ज्यादा है, इसलिए आकाश आपका नीला दिखता है। कभी भी लाल नहीं दिखेगा, क्योंकि वेवलेंथ में उसका बहुत ज्यादा होता है। लंबा होने के कारण वो परिकीर्णन कम होता है, इसलिए कहीं पर भी इंडिकेटर दिया जाता है तो रेड लाइट को दिया जाता है, ताकि वो कोहरा में भी आसानी से आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि आकाश नीला क्यों दिखता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो नीला प्रकाश है उसका मतलब लघु तरंग है। तो वो लघु तरंग होने के कारण वो क्या करता है कि उसका परिकीर्णन ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक परिकीर्णन होता है, इसी कारण। अतिचालक का लक्षण क्या है, उच्च होता है परागमता उसका, निम्न होता है, या शून्य होता है, या अनंत परागम होता है। परागम का मतलब यहाँ पर ले रहा है आपका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मतलब कि कोई आपका राइट से फ्लो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और वो आपका लेफ्ट से मतलब बाएं साइड से आपको धक्का देने लगे, तो एक समझिए कि वो क्या है, प्रतिरोध है। आपका विपरीत साइड से मतलब जाने में रोक रहा है, तो एक तरह से प्रतिरोध होता है। तो सबका मटेरियल का अपना अपना एक जो विद्युत सुचालक कोई तत्व अथी है, मेटल है, तो उसको क्या करिएगा कि डालिएगा तो सबका प्रतिरोध क्षमता अलग अलग होता है। जैसे सबसे कम प्रतिरोध किस में होता है, तो सिल्वर में होता है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक माना जाता है। तो इसमें होता क्या है, अतिचालक का लक्षण क्या है, जिसमें शून्य परागमता, मतलब प्रतिरोध उसमें कम से कम हो, शून्य तक हो, उसको अतिचालक हम बोलते हैं। ठीक, इसकी खोज कब हुआ था, 1911 में हुआ था। ज्यादा पढ़ना है तो देख लीजिएगा, हिक ने किया था। ठीक, इसका हिक ही ज्यादा तक नाम याद रखिएगा, ज्यादा नाम याद रखने से कोई मतलब है नहीं। हिक ओम्स, जो जिसको हम ओम्स के ऐसे करके होता है ना, इसका सॉरी ऐसे करके ऐसे होता है ओम्स, हम लोग याद करते हैं। रेजिस्टेंस का जो अति क्या होता है, मात्रा क्या होता है, ओम्स, ऐसा यूनिट। ठीक, आगे दीर्घ वर्ष दीर्घतम होता है, प्लूटो पर होता है, बृहस्पति पर होता है, जेपच्यून पर होता है, नेपच्यून होगा, नेपच्यून पर होता है, या पृथ्वी पर होता है। किस पर होता है, सबसे ज्यादा पृथ्वी, मतलब दीर्घतम। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2008 में आपका तो निकाल दिया गया है प्लूटो को,
ग्रह में से, तो लेकिन होता किस किस में, इसमें तो ऐसा तो नहीं पूछ रहा है कि कौन सा ग्रह है। तो सबसे मतलब ज़्यादा दिन इसमें लगता है प्लूटो पर लगता है, आपका करीब करीब ये 247 वर्ष में चक्कर लगाता है। ठीक, असर्वाधिक दूरी होने के कारण भी है। तो अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है, किस खनिज से आपका रेडियम प्राप्त होता है, किस अयस्क से प्राप्त होता है, चूना पत्थर से, पिंच ब्लेंड से, रूटाइल से या हेमेटाइट से। हेमेटाइट से तो जानते हैं कि आयरन प्राप्त होता है, तो ये तो हटा दीजिए। चूना पत्थर से CaO, चलिए इसको तो हटा दीजिए। तो आपका इसमें बचा ए और ए, तो एक इसका आंसर सही क्या है, बी, पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड से आपका रेडियम प्राप्त होता है। ठीक है, इसका खोज किसने किए थे, उनका पियरी क्यूरी और मैडम क्यूरी, दोनों हस्बैंड और वाइफ थे, वही दोनों मिलकर खोज किए थे। कब किए थे, 1898 ईस्वी में। ठीक, अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का सिद्धांत क्या है। इसमें नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, उपरोक्त में से दोनों होता है या उपरोक्त में से किसी नहीं। यहाँ पर परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नहीं है। हाइड्रोजन बम में जैसे कि क्या होता है कि उसमें नाभिकीय संलयन होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। तो आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम जब भी बोले तो इसमें क्या होगा, नाभिकीय संलयन होगा, और परमाणु बम होगा तो क्या होगा, नाभिकीय विखंडन होता है। आपका जो सन भी है, जो एक नाभिकीय संलयन का कार्य करता है, तो वही याद रखिएगा कि अगर कोई पूछे कि सूर्य कैसे ऊर्जा देती है, तो नाभिकीय संलयन के कारण। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के कारण, और परमाणु बम कैसे काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन के कारण। ये मतलब अति विखंडन होता है तो उसको हम उपयोग में लाते हैं। एक मतलब सीमित तक होता है तो उसका ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलता है उससे। लेकिन उसका अति नियंत्रण हो जाता है, मतलब बिना नियंत्रण के हो जाता है, तो उसका हम एक परमाणु बम बनता है, याद रखिएगा। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। इसमें ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, CaSO4 है कि CaSO2 H2O है कि CaSO4 हाफ H2O है, आप CaSO4 या H2O है। तो इसका सही आंसर है CaSO4 हाफ H2O। इसका होता है CaSO4 एंड हाफ H2O, याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, जैसे कि किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसको प्लास्टर करने में होता है, बैंडेज करने में देखते होंगे, जो उजला होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। आप छतों को, दीवार को चिकना करने में होता है, मूर्ति बनाने में भी होता है। ठीक है, याद रखिए, पट्टी बंद। आप देखिए, नींबू खट्टा किसके कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है, एसिटिक अम्ल के कारण होता है, टार्टेरिक अम्ल के कारण होता है, या साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। तो जहाँ तक हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं कि साइट्रिक अम्ल के कारण कोई चीज़ भी खट्टा होता है, तो इसमें इमली में भी यही पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। और ये किस लिए फायदा होता है, ये आपका स्किन के लिए फायदा होता है, हेयर के लिए फायदा होता है, आपका बाल के लिए, और ये आपका आइज के लिए भी ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप याद रखिएगा। ठीक, खट्टे फलों में क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। वायु एक है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, या विद्युत अपघट्ट है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, यौगिक का परिभाषा अगर देखिएगा, तो यौगिक का मीनिंग होता है कि अगर कोई अनुपात में कोई भी चीज़ मिला हुआ हो तो उसको हम यौगिक कहते हैं। बिना अनुपात को जो मिला हुआ हो इसको मिश्रण कहते हैं। मतलब कोई भी नियमित रूप से मिला हुआ ना हो, कोई 5% हो, कोई 10% हो, कभी 6% हो जाता है, कभी वही मिक्सर 8% हो जाता है, तो वो अनियमित भाव में मिला हुआ हो तो उसको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। एक नियमित भाव में मिला हुआ हो, नियमित अनुपात में मिला हुआ हो, तो उसको यौगिक कहते हैं। तो आखिर में है क्या, ये क्या है, एक मिश्रण है। तत्व तो हो ही नहीं सकता, एलिमेंट तो एक अणु से बना हुआ होता है, एक मतलब एक तरह के अति से, तो वो तो हो नहीं सकता। तो आपका हो गया ये सी आंसर, मिश्रण है, क्योंकि ये बहुत सारे तत्व मतलब मिला हुआ है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, उसमें ऑर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन इसमें अनियमित रूप में मिला हुआ है, बिना अनुपात का, तो इसको हम मिक्सचर कहते हैं। चलिए, एक निरक्षक प्राणी कौन सा है, इसमें पेंगुलिन है, हेबल है, या ऑक्टर है, या कछुआ है। तो जो रेंगने वाला प्रजाति होता है, रेप्टाइल होता है, उसको क्या कहते हैं हम, निरक्षक प्राणी कहते हैं। तो ये क्या होता है, कछुआ होता है। एक्चुअली निरक्षक का मतलब एक ये भी होता है कि जो हमलावर प्राणी, तो उसका अर्थ तो अलग है, लेकिन ये भी होता है जो चलता है, आपका रेंगता है, उसके भी हम कहते हैं निरक्षक। आप हिंदी मतलब साइंस का क्वेश्चन को आप इंग्लिश का भी जरूर देखिएगा। यहाँ पर हिंदी में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अगला बार से ऐसा करेंगे कि साइंस का जो हार्ड क्वेश्चन होगा हिंदी, उसका इंग्लिश भी डाल दिया करें।
ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछली मर क्यों जाता है। क्या कारण है वह कि मछली मर जाता है जल से निकालने पर। उन्हें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा प्राप्त होने लगता है, ऐसा होता है, उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाते हैं, वे या जल में ही नहीं, वे जल में नहीं चल पाती है। क्या होता है कि वे श्वास नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास एक गिल होता है, मछली के पास एक गिल होता है, वो उसी से श्वास, जल से जो H2O होता है उसमें से ऑक्सीजन वो निकाल लेता है मछली। लेकिन पानी में से आप निकाल लीजिएगा तो वो हवा में तो जल होता नहीं है, वो गिल उसका काम नहीं करता है, तो उसके लिए वो सांस ही नहीं ले पाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। वे पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को गिल से अपना वो सांस ले लेता है, लेकिन हवा में आते ही वो वाटर उसको नहीं मिल पाता, तो उसका गिल काम नहीं कर पाता है और वो लास्टली वो मर जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो होते हैं एक दूसरे को पहचानते कैसे, किस प्रकार पहचानते हैं। गंध से पहचानते हैं, दृष्टि से पहचानते हैं, या नृत्य से पहचानते हैं, या स्पर्श से पहचानते हैं। मधुमक्खी जो है एक्चुअली पहचानता कैसे है एक दूसरे को कि ये मेरे कम्युनिटी का या मेरे कॉलोनी का है, तो उसको डांस से पहचानता है। ठीक है। मधुमक्खी नृत्य बोला जाता है, तो इसका क्या होता है सही आंसर आपका नृत्य से, याद रखिएगा, इसको बैगल नृत्य भी बोलते हैं। ठीक। अपने सदस्य को पहचानने में वो काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार में विकसित होते हैं। 4 होता है, 20 होता है, या आपका 12 होता है, या 28 होता है, कितना होता है। तो इसका सही आंसर है आपका, सॉरी, सी, यहाँ टिक लग गया था, आपका सी आंसर है 20 होता है। जैसे कि आप 6 साल के होते हैं तो आपका दूध का दांत टूट जाता है, फिर आपको दांत जन्म लेता है और वो करीब करीब 20 होता है। ठीक, 20 होता है। अगला, मनुष्य के शरीर में पैर जो हड्डी होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है, सरदरी होता है, या ठोस होती है, या किलक होती है, आखिर में होती कैसी। तो ये जो पैर होता है, पैर का जो हड्डी होता है वो क्या होता है, खोखला होता है, खाली होता है बीच से। तो ये भी याद रखिएगा, इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, इतना ही नॉर्मल चीज़ याद रखिए, और जो ज़्यादा वाला होगा उसको बताया जाएगा। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ हैं। मनुष्य का जो खोपड़ी है उसमें कितना अस्थि है, 28 है, 8 है, 30 है, 22 है, या 28 है, कितना है। तो इसका सही आंसर है 28। ये नॉर्मली याद रखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिविटी इसमें ज़्यादा है, तो इसको अब हम कैसे गिन कर बता सकते हैं, तो नॉर्मली आप याद रखिए। ठीक है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है, मतलब हम लोग जानते हैं जहाँ के तक कि हेमोसेपियस है, तो आखिर में इसमें कौन सा है जो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है। जावा मनुष्य है, या क्रोमैन मैगनान है, आपका नियाडर हॉल है, पैकिंग ना मानुस है। यार बायोलॉजी का नाम ना बहुत अजीब सा होता है, याद रखना। तो इसका सही आंसर है आपका बी। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस भी वर्ग बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा, क्रोमैग नान है, क्रोमैग नान, क्रोमैग नान, याद कर लीजिएगा, क्रोमैग नान, बार बार बोलिए, क्रोमैग नान। ठीक। माँ पौधे पौधे की भांति मिलता है, यहाँ से आप अलग करके पढ़िएगा, माँ पौधे और पौधे की भांति मिलता है, पौधा मिलता है, जैसे कि जिस तरह का माँ हो उसी तरह का उसका बच्चा हो, वो कब दिखेगा। बीज से अगर कोई पौधा निर्माण हो तो मतलब कटा तना से अगर निर्माण करे तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से दोनों। तो जैसे कि इनमें से किसी नहीं होगा और ये होगा इनमें से दोनों। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लिया जाए आम के तना से वहां से काट कर बनाया जाता है, तो वो वाला पेड़ अपना माँ के स्वरूप को छोड़ देता है, मतलब जिससे कटता है उससे उसका जैसा नहीं होता है, बीज से तो वैसा ही होता है, तो दोनों से होता है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी। चाहे तो वो बीज से बने, चाहे तो उसको काट कर जो हाइब्रिड बनाया जाता है, आप देखते हैं वहां से काटा जाता है, अब छोटा गो में ही उसको फल देने लगता है, तो उसको शायद कनैली बोलते हैं देसी भाषा में। ठीक है। ओ, तो याद रखिएगा, दोनों से एक ही जैसा होता है, माँ के ही भांति वो दिखता है। अगला, 80% सेल में क्या पाए जाते हैं, कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। सेल मतलब आपका जो बॉडी का सेल है, बैटरी वाला सेल का बात नहीं हो रहा है। ठीक है। तो एक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, चर्बी पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, या जल पाया जाता है। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि बॉडी में जो है 70% तक करीब करीब वाटर है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल। ठीक है, आपका जल है जो 70% मतलब 80% तक सेल में पाया जाता है, बॉडी में कोई पूछे तो 70%। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? मतलब प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से किस में उनको हरगोविंद खुराना थे, उनको पुरस्कारित मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, हम लोग जानते हैं। तो किसके लिए मिला था? तो इसका ऑप्शन सही है, जीन के संश्लेषण के लिए। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि डीएनए का वो संश्लेषण किए थे और इसी के कारण 1958 में उनको नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति हुआ था। डीएनए से आप क्या क्या कर सकते हैं? साइबर क्राइम जैसे होता है बहुत सारा, तो उसका फिंगरप्रिंट से पता कर सकते हैं, उस किसका वंश का है वो भी पता कर सकते हैं। तो इससे क्राइम को कम किया जा सकता है डीएनए का। अब जैसे कि जानते हैं कि साइंस तो प्रॉफिट भी है, साइंस लॉस भी देता है। तो अब जिस तरह से आप यूज करते हैं उस तरह से उसका होता है। इसमें जैसा है, अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, कमल है, रेफ्लेसिया है, या बहुत बड़ा कैक्टस है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रेफ्लेसिया। देखिए रेफ्लेसिया का पुष्प ऐसा होता है, ये जो है आपका साउथ एशिया में मतलब साउथ पूर्वी में, मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाया जाता है, सिंगापुर ये सब के साइड में। ठीक है, तो ये इसका फूल ऐसा होता है। इसका मीटर अगर हम देख लें तो करीब करीब 1 मीटर के होता है और ये 8 केजी तक का हो सकता है। ठीक, समझ गए? और इसमें से बहुत ज्यादा गंदा गंध आता है, इसके कारण इसको सिटिंग कॉल्स लिली भी बोला जाता है। ठीक है, सबसे छोटा अगर पुष्प का नाम कोई बोले तो क्या है? ये वोल्फिया है। वोल्फिया ये आप देखते होंगे, जैसे कि आप कभी कभी पानी होता होगा हरा हो जाता होगा, तो उसमें छोटा छोटा जो होता है उसको उठाते होंगे तो देखते होंगे, वही उसी को बोला जाता है वोल्फिया। तो याद रखिएगा, ये आपका सभी क्षेत्र में जहाँ जहाँ गर्म होता है पड़ता है ज़्यादा तक वहाँ पाया जाता है। एशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, अमेरिका के भी कुछ भागों में पाया जाता है। ठीक, आप याद रखिएगा। अगला जो आपके पास है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग में किया जाता है? केला, गन्ना, आम या कपास? इसका सही आंसर है गन्ना। गन्ना का खेती जैसे देखते हैं तो उसको गन्ना को लाया जाता है, छिला जाता है, उसको पार्ट बाई पार्ट काटा जाता है, बीच से नहीं, जहाँ से वो ज्वाइंट होता है वहां से काटा जाता है, ताकि उसी में से उसका फिर से उपजता है, वो निकलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? तना काट किससे होता है? तो क्या होता है? गन्ना से। याद रखिएगा, आप इसको जब दे दिया जाए पीडीएफ तो अच्छा से पढ़िएगा, वही चीज़ है, उससे ज़्यादा ही हम जहाँ तक डिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक, मटर पौधे है क्या? शाक है, पुष्प है, झाड़ी है, या इनमें से कोई नहीं? मटर है जो जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि क्या है, इसका आंसर ए होगा, शाक। ठीक, मटर का पौधा क्या है? शाक है। एक आनुवंशिक संबंधी के प्रयोग में मेंडल जो थे मटर के पौधे को चुनाव किए थे, और वो मेंडल ने पहली बार एक जोड़ी विपरीत गुणों के और 2 जोड़ी विपरीत गुणों को वंशागति के अध्ययन किए थे, और फिर क्रमशः एक संक्रिय और द्विसंक्रिय क्रॉस उसको कहते हैं। ठीक, इसका प्रयोग में कौन लिए थे सबसे पहले? तो मेंडल। सबसे पहले क्या चीज के मेंडल उपयोग किए थे, मतलब इसका चुनाव किए थे कौन सा क्रॉस करने के लिए? तो वो क्या था? मटर। ये दोनों चीज याद रखिएगा। और मटर है क्या आखिर में? तो शाक है। ठीक, अगला, विकास का मुख्य कारक क्या है? उत्परिवर्तन है, हासिल किए गए नए गुण है, या लैगिंग जननी है, या प्राकृतिक वर्णन है? आखिर में है क्या? तो क्या विकास कैसे होगा तो इसका क्या है? लैगिंग जननी। ठीक, विकास का प्रमुख कारक है प्राकृतिक वर्णन का, क्योंकि यही विभेदी व अनहासिल किए गए जीवों का अगली पीढ़ी को दिशा प्रदान करता है। जैसे कि आप देखते होंगे, सॉरी, इसका आंसर डी होगा, प्राकृतिक वर्णन। प्राकृतिक वर्णन है। ठीक है, विकास का सही प्रमुख कारण क्या है? कि प्राकृतिक वर्णन। यही आपको दिखाता है कि आगे क्या सही है और आगे क्या गलत है। ठीक, आपका अगला क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक क्या है? यहाँ पर उत्परिवर्तन है, कि हासिल किए गए गुण है, या लैंगिक जननी है, या प्राकृतिक वर्णन है? आखिर में है क्या? तो यहाँ पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक वर्णन होता है। इसका सही आंसर क्या है आपका? प्राकृतिक वर्णन।
ताकि विभेदों का अन हासिल किए गए गुणों के अगली पीढ़ी को दिशा प्रदान किया जा सके। ठीक, इतना याद रखना है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण है, ताकि वो अगला पीढ़ी को बता सके, दिशा दिखा सके कि होता क्या है, सही है क्या गलत है। सर्व प्राचीन सेल समूह के आयु आकी जाती है। जो प्राचीन समूह का जो सेल है उसका आयु क्या चीज से मापा जाता है? तो पोटेशियम आर्गन विधि से, C4 विधि से, कार्बन का 14 यहाँ पर होना चाहिए था, या RSSI विधि से, या यूरेनियम विधि से। तो कार्बन डेटिंग से तो दूसरा चीज मापा जाता है, वो तो एक अलग चीज है। तो ये तो इसमें C4 दिया हुआ है तो ये कैसे ही गलत है, क्योंकि C14 कार्बन 14 होता है, वो तो होता तो कुछ देखते हैं। ठीक है, तो इसमें तो ए भी अलग है, ए भी कुछ और ही है। तो यूरेनियम डेटिंग से होता है। यूरेनियम डेटिंग से जो पुराना से पुराना सेल होता है उसका हम लोग एज नापते हैं, एज को मेजरमेंट करते हैं कि आखिर में इसका कितना एज पुराना ए है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक समान शुष्क सेल के विद्युत अपघटक क्या होता है? समान शुष्क सेल का बात हो रहा है, जो बैटरी होता है घड़ी में, आपका मोबाइल में होता है ठीक है, और फिर वो बैटरी नहीं जो कार या जीप में लगा हुआ था, यहाँ पर शुष्क बैटरी की बात हो रहा है। आप पहले रेडियो चलता था तो उसमें भी लगा होता था, तो आखिर में कौन सा बैटरी यूज होता है? जस्ता होता है, ठीक है, जस्ता होता है, या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, या अमोनियम क्लोराइड होता है, या मैग्नीज ऑक्साइड होता है। तो इसका सही आंसर है कि अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक, इसमें लिक्विड फॉर्म नहीं डालना चाहिए, इसीलिए अमोनियम क्लोराइड का यूज होता है। ऐसे होता है H2SO4 का जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जानते हैं कि क्या होता है, शुष्क सेल में क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगला अगला क्वेश्चन है कि दामोदर नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर की पहाड़ी के पश्चिम ढाल से। तो हम लोग जानते हैं कि दामोदर नदी को क्या बोलता है? बंगाल का शोक बोलता है। तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलता है। ठीक है, निकलता कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार से। जाता कहाँ कहाँ है? पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। ठीक है, ये दामोदर नाथ घाटी एक परियोजना भी वहाँ पर था, जो बहुत ज़्यादा बिका, मतलब जानते होंगे, रहता होगा, क्योंकि वो जो जब से बना, जब से वहाँ का वाटर का एकदम पर्यावरण का विनाश हो गया, मतलब कि वाटर एकदम जो है गंदा से गंदा हो गया। ये परियोजना कितना लंबी नदी है? तो 592 किलोमीटर, याद रखिएगा 592 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका सहायक नदी कौन है? कोनार है या बराकर है? कोनार और बराकर है। ठीक, यहाँ से निकलता क्या 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 है, मतलब कि ये, और इसीलिए भी फेमस है इसका जो नदी घाटी है, यहाँ से कोयला निकाला जाता है। ठीक, और अभ्रक का निक्षेपण होता है, तो ये भी याद रखिएगा, अभ्रक और कोयला का। ठीक, अगला, मुंगेर का बरहिया ताल जो है, विरोध का उद्देश्य क्या था? आपका बिहार का स्पेशल का एक क्वेश्चन है कि मुंगेर का बरहिया ताल का विरोध का उद्देश्य का मेन कारण क्या था? बकासत है, बकासत भूमि की वापस की मांग हुई थी, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो गया था, या जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए, वर्ग युद्ध के शुरुआत के लिए। तो जैसे कि वकासत भूमि की वापसी की मांग हुआ था, वहां पर जैसे जमींदार लोग थे तो वो सब भूमि को रखे हुए थे, तो क्या उससे मांग हुआ कि अब जमीन को दिया जाए। ठीक है, तो मुंगेर में यह है, कहाँ पर है? बरहिया ताल कहाँ पर है? मुंगेर में है। अब वकासत भूमि की वापस करने की मांग हुई थी, यह जमींदार और किसान बनाव का आंदोलन था। किससे किससे था? जमींदार और किसान से। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय, उसका स्थापना कब हुआ? 1916, 1917, या 1918, या 1921? इसका सिंपली याद रखिए 1916 ईस्वी। इसमें ज़्यादा नहीं याद रखिए कि कौन किया क्या किया, ये सब ज़्यादा पूछता नहीं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ऐसा तो ज़्यादा तक पूछता भी नहीं, लेकिन याद रखिएगा 1916 ईस्वी में, 3 फरवरी 1916 ईस्वी का हुआ था। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है कि 1930 से 1931 में वरही जो है, कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी को हुकूमत किस जिले में नाकाम किया था? अभी बरहिया के बारे में पढ़े, वही है। मधुबनी है, भागलपुर है, गया है, या मुंगेर है? तो बरहिया कहाँ है? वो है मुंगेर में। अभी देख रहे थे, हम लोग जानते हैं कि 1930 ईस्वी में सबने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कितना? 12 मार्च 1930 को। ठीक, गांधी जी किए थे, तो ये एक क्षेत्र में तो रहा नहीं था,
ये पूरा भारत में करीब करीब पहुंच गया था। तो ये जो मुंगेर में जब नाकाम हुआ था, ब्रिटिश लोग यहाँ पर नहीं सफल मतलब कर पाया था कुछ, तो ये कहाँ था, मुंगेर में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आपका होगा, ठीक। ये सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था और यह सबने अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी थे, और जो वो आश्रम था साबरमती आश्रम, वहाँ के 78 और लोग था, ठीक। वो सभी मिलकर एक ये थे। कब से शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कुछ भी पूछ देता है। ये 78 लोग भी कितना लोग थे ये भी पूछता है, कौन सा डेट था ये भी पूछता है, किस डेट को खत्म हुआ था ये भी पूछ देता है। 6 अप्रैल को हुआ था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ये भी पूछता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। कब शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को। सबने अवज्ञा आंदोलन, नेतृत्वकर्ता कौन थे, महात्मा गांधी थे। और उसमें लोग कितना थे, तो 78 लोग थे। कहाँ से हुआ था, साबरमती आश्रम से हुआ था, ठीक है। और ये 241 मील लंबी दूरी स्थित था, ठीक, अहमदाबाद से, ये भी याद रखिएगा। तो आज का इतना ही, और अच्छा से पढ़िए, और चलिए ठीक है। जय हिंद। और करंट अफेयर को साथ में बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, ताकि आपका तैयारी होते रहे। आप अगर बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन और करंट अफेयर पढ़ के अच्छा से जाते हैं, तो करीब करीब आप समझिए कि आपका तैयारी बीपीएससी का प्री का हो ही जाता है। और आप अलग से पढ़िएगा भी साथ में, लेकिन करंट अफेयर को पढ़िए, क्योंकि वो 30 से 40 क्वेश्चन पूछता है। उसका भी देखते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है। यहीं तक आज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।